ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जो है ये वाला क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। द फिगर शोज टू ब्लॉक्स टाइड बाय अ स्ट्रिंग, a variable force F is equal to 5t is applied to the block. So ये दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से टाई अप किया हुआ है और इधर एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं। सो ये जो फोर्स है ये टाइम डिपेंडेंट है। मतलब अगर टाइम 1 सेकेंड होगा ना तो जो फोर्स लगेगा 5 × 1 5 न्यूटन लगेगा। अगर 2 सेकेंड होगा तो फिर 10 न्यूटन, 3 सेकेंड पे 15 न्यूटन। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा यहाँ। अब कह रहा है कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक्स आर 0.6 एंड 0.5। इस वाले ब्लॉक में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है और इस वाले ब्लॉक पे कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। नाउ फाइंड द, ये एक लेट्स से एक सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स एंड ग्राउंड एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आप पहले क्या करो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो। मैक्सिमम फ्रिक्शन एट b इज इक्वल टू म्यू बी इंटू एन बी। तो देखो यहाँ पे इसका वेट जो है 1g हो जाएगा, mg मतलब 10 न्यूटन हो गया। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो NB हो गया, NB 10 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका वेट होगा 2g दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी 20 न्यूटन, क्योंकि बैलेंस किया हुआ है दोनों, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे टेंशन T है, सेम टेंशन होगा पूरे स्ट्रिंग में। अब अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक का अगर इक्वेशन लिखते हैं, सो आपको ये पता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा बी पार्ट में, म्यू बी इंटू एन बी मतलब 0.6 इंटू 10, 6 न्यूटन हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन। और यहाँ ए पार्ट, जो ए वाले ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखेंगे, दिस इज म्यू ए इंटू एन ए। तो ये 0.5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ। अब देखिए, अब हम लोग अलग अलग कंडीशन करते हैं। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर देखेंगे तो फोर्स एफ इज इक्वल टू 5 × 1, 5 न्यूटन हो गया। हम अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये 5 न्यूटन लगा रहे हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है 10 न्यूटन। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये अपना वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट पे जो फ्रिक्शन, ए वाले ब्लॉक के नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा उतना ही लगेगा जितना कि फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जितना लगा रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। और स्टैटिक है, ये मूव तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 10 न्यूटन तक हो सकता है। और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सिंस ब्लॉक ए इज स्टेशनरी, या लिखो सिंस static friction is self-adjusting, so since static friction is self-adjusting, so this implies static friction A will be equal to 5 Newton only, क्योंकि applied force है ना is 5 Newton only, तो maximum static friction will be equal to applied force here. दूसरे केस में, अच्छा, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग का टेंशन T होगा, तुम्हारे पास क्या है, T प्लस फ्रिक्शनल फोर्स एट A इज इक्वल टू F। तो T इज इक्वल टू 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय टेंशन की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंशन 0 हो जाएगा।
अब अगर हम लोग बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बी ब्लॉक पे टेंशन टी इधर अप्लाई हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स एफ बी इधर लग रहा है, बिकॉज टेंशन टी 0 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स जो उस पे होगा वो भी 0 न्यूटन ही होगा। ये क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को? देखो ये फ्रिक्शन फोर्स ना सेल्फ एडजस्टिंग है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है 10 न्यूटन, बट हम लोग 5 न्यूटन ही अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना है, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर ले। और जब फ्रिक्शन फोर्स ही इसको बैलेंस कर दिया तो टेंशन तो यहाँ पे कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी तो टेंशन फोर्स आएगा। ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया मतलब इधर कोई फोर्स इसको पुल ही नहीं कर रहा है, तो जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है बी ब्लॉक पे तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी जीरो होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सेकेंड केस अब देखते हैं। सेकेंड केस भी सेम ही है कंडीशन, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो अप्लाइड फोर्स होगा वो 5 × 2 10 न्यूटन हो गया। सो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एट ए होगा दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग केस तक पहुंच जाएगा वो, क्योंकि 10 न्यूटन तक हम फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन पे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया, और फ्रिक्शन एट बी विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि इस फोर्स को ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वही बैलेंस कर देगा, टेंशन जीरो और जो फ्रिक्शन फोर्स एट बी वो भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब ये अगर तीसरा कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ पे अब थोड़ा अलग कंडीशन होगा, 5 × 3 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ए पॉइंट पे है वो 10 न्यूटन लग सकता है। तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका, अब देखो ये यहाँ पे 15 न्यूटन लगा रहे हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये एफ है, और जो फ्रिक्शन फोर्स ए पे है वो 10 न्यूटन है, और इधर टेंशन टी है। ठीक है, तो ये जो टेंशन टी होगा, अब बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 6 न्यूटन तक हो सकता है, और तुम्हारा टेंशन जो है यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 न्यूटन हो सकता है, राइट। सो अब कह रहा है ये जो टेंशन टी होगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एफ ए। ठीक है, सो टेंशन टी इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एफ ए, विच इज इक्वल टू 15 माइनस 10, 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये टेंशन टी 5 न्यूटन लग रहा है। अब टेंशन जितना लगेगा ब्लॉक बी पे, जितना टेंशन लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, जब तक कि ये लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम तो 6 न्यूटन तक है, और टेंशन हम लोग 5 न्यूटन लगा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स बी पॉइंट पे आएगा वो भी 5 न्यूटन आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे कि तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोग जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन लगाना, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे इस पे 6 न्यूटन इस पे 10 न्यूटन। भाई अप्लाइड फोर्स ही 5 न्यूटन है, तो ये 6 न्यूटन और 10 न्यूटन तो होगा नहीं, है ना, वो चीज को ध्यान में रखना है। सर तीसरा वाला समझाइएगा फिर। थर्ड केस नहीं आया समझ? थर्ड केस में क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ना 3 सेकेंड में, ये 5 × 3 15 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं।
जब 15 न्यूटन राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं और इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो हम लोगों ने देखा कि ये 10 न्यूटन हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 10 न्यूटन भी लगेगा तो भी इसको बैलेंस तो कर नहीं पाएगा। भाई 15 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे टेंशन कुछ आएगा इस पे। तो ये मैक्सिमम टेंशन कितना, मान लो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय टेंशन यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, 5 न्यूटन चाहिए, है ना। ये तो मैक्सिमम टेंशन हो गया ना। तो मान लो ये मैक्सिमम टेंशन 5 न्यूटन लग रहा है इस पे, तो इस पे ये बिकॉज पूरे स्ट्रिंग पे सेम टेंशन होगा, यहाँ भी 5 न्यूटन आ गया। और ये जो ब्लॉक है इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन हो सकता है, बट बिकॉज 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स जो बी पे होगा वो 5 न्यूटन के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना टेंशन उतना ही ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन सेल्फ जो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये 5 न्यूटन ही लग रहा होगा मैक्सिमम इस पे। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के वैल्यू तक हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर ये 6 न्यूटन से बड़ा फोर्स होता तब दोनों बॉडी राइट साइड में मूव करने लगता और उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होता। बट बिकॉज ये इसके टेंशन, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 6 न्यूटन है, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, इवन दो हम लोग मैक्सिमम टेंशन मान लिए 5 न्यूटन, है ना। इसीलिए ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों ब्लॉक है सिस्टम है, ये मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि टेंशन मैक्सिमम 5 न्यूटन होगा और फ्रिक्शन भी मैक्सिमम 5 न्यूटन। क्लियर है? आगे समझ बेटा। यस सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बारी। देखो इसमें ना सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो सिस्टम में मूव कर रहा है क्या, उसको चेक करते हैं।
तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो इस वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम 90 न्यूटन है, और इस सरफेस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 60 न्यूटन है ना। 10 केजी वाला और 20 केजी वाला ये जो ब्लॉक तुम्हारे पास दे रखा है। सो अब ये तुम अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लो कि लेफ्ट साइड में जो है वो मूव कर रहा है ना। पहला केस, let us assume the system is moving towards left। तो अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो इस पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो 120 न्यूटन, राइट, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 90 न्यूटन है और ये 60 न्यूटन है, राइट। तो 90 प्लस 60 मिला के कितना हो गया, 150 न्यूटन हो गया, और तुम फोर्स लगा रहे हो इधर 120 न्यूटन, राइट। तो 120 और इधर 100 लग रहा है, 120 माइनस 100 कितना हो गया, 20 न्यूटन ही हो गया, है ना। तो ये अगर तुम इस पे लगाओगे, देखो जो फोर्सेस इस पे टोटल लगेगा, इस पूरे को सिस्टम मान लो, अगर इधर लग गया 90 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है 60 न्यूटन, और उसके अलावा एक 100 न्यूटन है। तो लेफ्ट साइड वाला जो फोर्स है इट इज ग्रेटर देन, राइट साइड वाला जो फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, राइट। सो दिस द सिस्टम विल नॉट मूव, ठीक है। सिस्टम विल नॉट मूव, व्हाई, बिकॉज forces on the left is smaller than the forces towards right, ठीक है। Now again, second, if we assume the system is moving towards right, अगर राइट की तरफ सिस्टम मूव कर रहा है तो उस समय क्या होगा कंडीशन, कि ये 100 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, 120 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, और उसके अलावा जो फ्रिक्शन फोर्स है इन दोनों पे लगेगा 60 न्यूटन और 90 न्यूटन। तो अगेन लेफ्ट साइड वाला फोर्स इज ग्रेटर देन राइट साइड, है ना। सो सिंस फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट is greater than forces towards right, hence system will not move, ठीक है। अब इससे ये पता चल गया कि सिस्टम तो मूव नहीं कर रहा है, आपको ये कह रहा है फोर्सेस फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन सिचुएशन। तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो 10 केजी वाला ब्लॉक है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रीच करता है पहले, मतलब कि हम लोग लेफ्ट साइड में अगर इसको खींचें, सो नाउ लेट 10 kg block reach the limiting friction first। तो अगर 10 kg वाला ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन को पहले अचीव कर रहा है तो मतलब आपने इधर फोर्स लगा लिया 120 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, और यहाँ पे जो टेंशन टी लगेगा, सो टी प्लस 90 इज इक्वल टू 120, तो टेंशन टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन हो गया। अब इस वाले ब्लॉक पे 20 केजी वाले ब्लॉक पे अगर हम लोग बात करते हैं, इधर 100 न्यूटन लग रहा है, टेंशन टी जो है हमारा 30 न्यूटन है, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 60 न्यूटन है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 60 प्लस 30 90 न्यूटन ही हो रहा है, राइट।
और यहाँ पे ये 100 न्यूटन है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी स्टेशनरी। ठीक है, सिंस maximum friction is 60 Newton, hence the block of mass 20 kg will move, है ना, which is not possible। हम लोगों ने देख लिया ना भाई कि ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेगा, चाहे तुम लेफ्ट साइड में खींच रहे हो राइट साइड में खींच रहे हो, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो ये जो मतलब हम लोग ने एज्यूम जो किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले ये वाला ब्लॉक अचीव कर रहा है, वो रॉन्ग है हमारा एजम्पशन। ठीक है, अब हम लोग एज्यूम करते हैं लेट 20 kg ब्लॉक रीच द लिमिटिंग फ्रिक्शन फर्स्ट। मतलब कि हम लोग जो राइट साइड में खींच रहे हैं वो वाला ब्लॉक पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन को अचीव करे। तो मतलब तुम लगा रहे हो 100 न्यूटन इधर 20 kg वाले ब्लॉक पे, और एक जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है वो 60 न्यूटन है, और यहाँ पे टेंशन जो है वो अगर निकालेंगे, सो T प्लस 60 इज इक्वल टू 100, तो टेंशन T इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, so let 20 kg block reach the limiting friction first, तो टेंशन T हमारा ये 40 न्यूटन हो गया। अब ये टेंशन 40 न्यूटन हो गया। अब हम लोग 20 kg वाले ब्लॉक पे, अब हम लोग 10 kg वाला ब्लॉक को अगर देखें तो 10 kg वाले ब्लॉक पे टेंशन T लग रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, और इधर लग रहा है फोर्स 120 न्यूटन, है ना। और जो हमारा ये है जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो, अब इसमें देखो इस वाले पे 120 न्यूटन इधर लग रहा है, टेंशन T 40 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। और मैक्सिमम कितना लग सकता है, 90 न्यूटन लग सकता है। 90 प्लस 40, बिकॉज ये 130 इज ग्रेटर देन 120, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो उस समय जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो 80 न्यूटन लगेगा, जिससे इसको बैलेंस करेगा। तो मतलब ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को अचीव कर लेगा 20 kg वाला ब्लॉक, 10 kg वाला ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन पे नहीं पहुंचेगा, वो 80 न्यूटन तक ही फ्रिक्शन फोर्स उस समय लगा रहा हो, जिससे कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहे। क्लियर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और टेंशन टी जो है तुम्हारा 40 न्यूटन के बराबर होगा इस केस में। क्लियर है बच्चों? तुमको ये दोनों केस पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि इसको पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव कर लिया, तो ये 90 न्यूटन पे टेंशन जो है 30 न्यूटन आया, टेंशन 30 न्यूटन अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन, ये 100 न्यूटन इधर लग रहा है 30 इधर लग रहा है, तो हमारा कम से कम ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो 70 न्यूटन होना चाहिए इसको स्टेशनरी रखने के लिए। बट हमारा मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो 60 न्यूटन ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो 70 न्यूटन चाहिए इसको स्टेशनरी करने के लिए, स्टेशनरी रहेगा ही नहीं, विच इज रॉन्ग। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया हमारा एजम्पशन। अब इस पे आते हैं कि 20 kg वाला ब्लॉक पहले अचीव कर लेता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इस पे 60 न्यूटन आ गया, ये 100 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो जो टेंशन टी होगा ये हमारा 40 न्यूटन हो गया। और जब ये टेंशन टी 40 न्यूटन और इधर 120 न्यूटन से हम लोग खींच रहे हैं, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, 80 न्यूटन होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम से लेस है। तो दिस इज अ वैलिड केस, मतलब ये वाला जो केस है ये वैलिड है, यहाँ पे टेंशन 40 न्यूटन होगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर।
अब ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है इस वाले सरफेस में, ठीक है। Now find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. तो कितना फोर्स ये लगा सकता है, मतलब टेंशन टी कितना ये अप्लाई कर सकता है इस रोप पे जिससे ये ब्लॉक मूव ना करे। तो अब अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो एज्यूम कीजिए इस पूरे को सिस्टम मान लीजिए, ये जो आदमी है इसका मास स्मॉल एम है और इसका जो ब्लॉक का जो मास है ये कैपिटल एम है ना। तो अगर इस पूरे को हम लोग एक सिस्टम मानते हैं, आदमी और ब्लॉक दोनों को अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो उस पे तो टोटल जो वेट है नीचे के तरफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी हो गया, और ये जो ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है ये टेंशन टी लग रहा है ना, जिससे ये खींच रहा था रोप को, रोप भी इसको वापस उसी फोर्स से खींचेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन एन है, ठीक है ना। इस पे एक टेंशन टी इधर लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो द द फ्रिक्शन फोर्स फॉर, देखो अगर ये बोर्ड को मूव नहीं करना है, सो इफ द बोर्ड डज नॉट मूव, इफ द बोर्ड डज नॉट मूव, इसका मतलब कि योर टी टेंशन टी, the friction T should be less than equal to the frictional force F, और T should be less than equal to friction force क्या है mu into n, टेंशन T should be less than equal to mu into n क्या है m plus small m into g, ठीक है। so T should be less than equal to
द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी, ये जो इसको यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, T प्लस एन इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन N क्या हो जाएगा, M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस ऑफ T। तो यहाँ पे अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया है ना, फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ पे डालो, म्यू टाइम्स N जो होगा हम लोग का यहाँ पे M प्लस M इंटू जी माइनस ऑफ T हो। ठीक है, अब म्यू को अंदर लेके चले जाओ इस ब्रैकेट के, तो वी विल गेट T should be less than equal to mu times capital M plus small m into G माइनस म्यू टाइम्स T। लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये 1 प्लस म्यू इंटू टेंशन T should be less than equal to mu times capital M plus small m into G, और T is less than equal to mu by 1 plus mu m plus small m into G. So this should be, tension should be less than equal to this, right? तो जो मैक्सिमम टेंशन होगा या मैक्सिमम फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, T मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम टेंशन है। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सबको? सर यस सर, आ गया समझ। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको ट्राई कीजिए। इसमें देखो फर्स्ट वाला जो केस है, क्या कह रहा है, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M2 एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.4 और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.35 इस वाले सरफेस पे। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1, और M2 का जो मास है
ये जो M2 का मास है, दिस इज इक्वल टू 10 kg दे रखा है क्वेश्चन में. Now, what is the maximum value of M1 so that the block M2 does not move? अगर ये M1 का पूछा है, जो नीचे जो वेट लग रहा है M1G और यहाँ पे जो टेंशन T लग रहा है, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 पूछ रहा है. तो अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 बी, ठीक है, सिस्टम इज स्टेशनरी, ठीक है. Sir, for first, हाँ बोलो बोलो. so for first one, if we take gravity G as 9.8, then weight will be 3.92, and if we take 10, then weight will be 4 kg. यस करेक्ट, करेक्ट है बेटा, ठीक है. सतप्रीत, आपका आंसर बिल्कुल सही है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 हम लोग मान लेते हैं फॉर, है ना, सिस्टम इज स्टेशनरी, ठीक है, सो दैट सिस्टम इज स्टेशनरी. तो उस समय टेंशन T जो हो जाएगा वो M1G के बराबर हो जाएगा. M1G इज, मान लो G10 ले लेते हैं, M1 का मास हम लोग को 10 टाइम्स M1 हो गया टेंशन T. अब ये जो टेंशन T है, ये अब बिकॉज सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो इस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. तो नीचे जो फोर्स लगेगा M2G, और नॉर्मल रिएक्शन मान लो N लग रहा है, तो अगर उसके लिए अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो N इज इक्वल टू M2G हो जाएगा. सो विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10, 100 न्यूटन हो गया. और अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, टेंशन T इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा दिस इज म्यू एस इंटू एन यहाँ पे. तो अगर ये सिस्टम स्टेशनरी है, T इज इक्वल टू म्यू एस एन हो गया, मतलब 10 टाइम्स M1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू जो N है वो 100 न्यूटन है. सो M1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10. सो दिस इज इक्वल टू 4 kg, ठीक है. सेकेंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो इफ M1 इज इक्वल टू 5 kg. अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि M1 5 kg है, तो ये 4 kg से तो ज्यादा हो गया ना, 4 kg से ज्यादा हो गया तो ये नीचे एक्सेलरेट करने लगेगा. अब जो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, उस समय नीचे वाला फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स T इज इक्वल टू M1A, ठीक है. और उसके अलावा दूसरा उस पे जो फोर्स लिखेंगे T माइनस म्यू के इंटू एन. अब जो टेंशन T होगा वो म्यू एस एन से ज्यादा हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो वहां पे काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. तो T माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू M2 इंटू ए. ये सेकेंड वाले पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, सेकेंड वाले ब्लॉक पे. अब हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करेंगे, प्लस T माइनस T कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू M1G. M1 मीन्स हम लोग को 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 10 माइनस म्यू के इंटू एन 0.35 इंटू नॉर्मल जो रिएक्शन है हमारा, वो नॉर्मल रिएक्शन 100 है, इज इक्वल टू M2 इंटू ए. मास जो हमारा, राइट, M1 प्लस M2. M1 10 है, सॉरी 5 है, और M2 10 है, तो 15 इंटू ए हो गया इसको ऐड करके. तो ये हमारा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए. तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्लॉक ए इन द फिगर वेज 0.4 kg, इसका जो वेट है, मास जो है, ये 0.4 kg है, और नीचे वाला जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो 0.5 kg है। कफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेसेस, मतलब इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, दोनों पे जो कफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। यहाँ पे भी जो म्यू है, सॉरी 0.25, दोनों सरफेस। So the coefficient of sliding friction between all the surfaces is 0.25. Now find the force F necessary to drag block B to the left at constant speed. तो हम लोग को इस ब्लॉक B को लेफ्ट की तरफ जो हम लोग खींच रहे हैं इसका, so we have to find the force F necessary to drag block B to the left at constant speed. So constant speed से मूव कराना मतलब there is no acceleration. तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना लेफ्ट में ये जो फोर्स एफ लग रहा है उतना ही राइट में इस पे फोर्स लगेगा, है ना, ब्लॉक बी के ऊपर। और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना। अब अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मान लो बी वाले का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस पे एक फोर्स हम लोग एफ इधर लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स, ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है इसको उसको अपोज करेगा लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए। तो इस पे जो ऊपर के सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो ये एफ है ना, ए हो गया मान लो। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे वाले सरफेस पे, दैट इज एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन ए, और यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन बी। जो बी पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर से, ए वाला ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है वो एन ए फोर्स लगा रहा है, इसका खुद का वेट है एम बी जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन एन बी लग रहा है यहाँ पे। ए वाले ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, टेंशन टी इधर लग रहा है,
है ना, ये जो यहाँ पे बंधा हुआ है। अब ये तो चाहेगा ये ब्लॉक की अपने साथ लेके जाने के लिए, बट ये टेंशन टी इधर लग रहा है, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर लग रहा होगा, है ना। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग है और एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। अगर बी वाले ब्लॉक पे पीछे के तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ए वाले ब्लॉक पे वही फ्रिक्शन आगे के तरफ लगेगा, एफ ए। दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन ए। इसका जो वेट है एम ए जी नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन एन ए ऊपर की तरफ है, ठीक है। सिंस द ब्लॉक इज स्टेशनरी, सिंस ब्लॉक ए इज स्टेशनरी, है ना, बंधा हुआ है वो तो। ब्लॉक ए अगर स्टेशनरी है तो पहले तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में एम ए जी इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा जो हमारा है T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन ए, टेंशन T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम ए इंटू जी हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को इसमें जो वैल्यूज निकालने हैं, सो T इज इक्वल टू म्यू हमारा 0.25 है, ए का मास 0.4 kg और जी 10 हो गया, तो 4 इंटू 0.25 विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया। अब हम लोग इस पे जो ब्लॉक बी वाला हम लोग देख रहे थे, इसका जो इक्वेशन लिखेंगे, एम बी जी प्लस एन ए इज इक्वल टू एन बी, एन बी इज इक्वल टू एम बी जी प्लस एम ए जी। सो दिस इज एम ए प्लस एम बी, मास दोनों का ऐड कर दो, 0.4 प्लस 0.5, तो 0.9 इंटू 10, तो ये 9 न्यूटन हो गया एन बी का वैल्यू। तो एन बी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जो इस पे इक्वेशन लिखेंगे बी वाले ब्लॉक पे, सो फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन ए प्लस म्यू टाइम्स एन बी। सो म्यू एन ए, म्यू हमारा 0.25, एन ए प्लस एन बी 9 प्लस एन ए का वैल्यू हमारा 4 है। सो 9 प्लस 4 13 इंटू 0.25, 13 इंटू 0.25, सो ये कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 3.25। तो इसको अगर हम लोग को कांस्टेंट स्पीड से खींचना है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 3.25 न्यूटन के बराबर लगाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आप लोग को? यस सर। ओम और जयशंकर, आपको भी आ गया समझ? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिंपल है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग फ्रिक्शन एज द कॉन्टैक्ट, एज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये थोड़ा सा समझें कि क्या होता है। सो when two bodies are kept in contact, the electromagnetic force acts between the charged particles at the surface of the body. Now, as a result, each body exerts a contact force on other. The magnitude of the contact force acting on the two bodies are equal, but their direction are opposite, and hence the contact forces obey Newton's third law. तो बेसिकली जो हमारा ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस विल ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। So the magnitude of the contact forces acting on the two bodies are equal, but their directions are opposite, and hence the contact force obey Newton's third law. तो ये जो है हमारा, देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है ना, एक फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल
ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। ठीक है। The direction of the contact force acting on a particular body is not necessarily perpendicular to the contact surface. तो ये हमेशा perpendicular नहीं होगा. We can resolve this contact force into two components, one perpendicular to the contact force and the other parallel to it. Perpendicular component is called normal contact force, जो हम लोग reaction force जो generally देखते हैं, and parallel component is called friction. तो ये जो component जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो गया वो फ्रिक्शन हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जो हो गया वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बेसिकली उसका जो रिजल्ट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। सो वेयर the minimum value of the contact force is equal to n. ये मिनिमम वैल्यू है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू n वो मिनिमम वैल्यू होगा व्हेन f मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा फ्रिक्शन 0 होता है उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो मैक्सिमम वैल्यू है कॉन्टैक्ट फोर्स का, वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो केस है। तो म्यू इंटू एन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर, एफ की जगह हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 और ये एन स्क्वायर को बाहर कर लिया तो ये एन हो गया। तो ये जो हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एन से लेके रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 एन तक ये वेरी करता है। ये इसका मिनिमम वैल्यू है कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू। और जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से tan इनवर्स म्यू तक वेरी करेगा। मतलब जब बस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा मिनिमम, तो बेसिकली tan थीटा क्या होगा, अगर तुम देखोगे tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन n। तो थीटा मिनिमम अगर हम लोग को निकालना है तो ये tan इनवर्स, मिनिमम के केस में फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है, यहाँ पे देखो है ना, मिनिमम के केस में फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है, तो 0 बाय n विच इज इक्वल टू 0। और थीटा अगर मैक्सिमम निकालना है तो tan इनवर्स म्यू n बाय n कर लेंगे, दिस इज tan इनवर्स म्यू। तो इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके tan इनवर्स म्यू तक वेरी कर रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है बच्चों? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि a body of mass 400 grams slides on a rough horizontal surface, so mass जो है इसका this is equal to 400 gram, kg में convert करोगे 0.4 kg, slides on a rough horizontal surface if the friction force is 3 Newton, find the angle made by the contact force on the body with the vertical and, तो देखो ये हम लोग को एंगल निकालना है, tan theta is equal to friction force F upon n, so this is mu n upon n, तो म्यू हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू का वैल्यू यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है 3 न्यूटन, तो यहाँ पे देखो 3 म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 3, तो म्यू का वैल्यू जो होगा वो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन एन, एन इज 0.4 g which is 4 Newton, so 3 by 4, तो tan इनवर्स 3 by 4 हो गया यहाँ पे वैल्यू, tan इनवर्स 3 by 4 मतलब 37 डिग्री है। ठीक है,
सेकेंड पार्ट में कह रहा है बी पार्ट में, तो ये तो ए पार्ट हो गया आपका। बी पार्ट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब एफ सी का वैल्यू निकालना है रूट अंडर म्यू एन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर। सो दिस इज रूट अंडर जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स 3 स्क्वायर 5 प्लस एन स्क्वायर, एन हमारा है ना 4 न्यूटन, तो 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 5 न्यूटन के बराबर आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया आप लोग को? yes sir ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या है बेटा? देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि a block of weight 5 Newton is pushed against the vertical wall of force of 12 Newton. The coefficient of friction between the wall and the block is 0.6 Newton. तुम 12 न्यूटन से पुश करोगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी जो तुम्हारा होगा दैट विल बी 12 न्यूटन ओनली। और जो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू है हमारा 0.6 इंटू 12 करोगे 7.2 न्यूटन। बट इसका वेट कितना है? वेट 5 न्यूटन के बराबर है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो बस वेट को बैलेंस करेगा ना, क्योंकि स्टेशनरी रहना है। ठीक है, तो बिकॉज ये इसको स्टेशनरी रहना है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है सेल्फ एडजस्टिंग है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 5 न्यूटन ही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। so 13 Newton contact force हाँ 13 न्यूटन लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। सो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एन हमने 12 न्यूटन निकाल लिया और फ्रिक्शन फोर्स 5 था, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 13 न्यूटन।
ठीक है। सो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन और जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये सारी चीजें करेंगे। और उसके अलावा हम लोग